नमस्कार, मैं अखिलेश शर्मा आज आपके समक्ष अपनी छोटी सी यात्रा जो मैंने अब तक करी उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बात करने आया हूँ। आपका जर्नीस में स्वागत है अखिलेश जी। नमस्कार। नमस्कार। आपकी किताब के बारे में जानने से पहले क्यों ना आपके बचपन से शुरुआत की जाए जी। कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, स्कूल के दिन कैसे थे, क्या थे? मेरा बचपन फॉरबिसगंज करके एक जगह है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी बिहार, अररिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ मेरा जन्म हुआ। नेपाल से बहुत पास है, करीब 17 किलोमीटर पे नेपाल पड़ता है और 60 किलोमीटर पे बंगाल। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और शुरुआती 1 आध साल की पढ़ाई वहीं पे हुई मेरे जन्म स्थान में। उसके बाद क्लास 1 ऑनवर्ड्स जो है मैं नेपाल में पढ़ा। विराटनगर शहर का नाम है, वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करी। उसके बाद फिर दिल्ली आना हुआ, दिल्ली में तैयारी करी और फिर वहाँ मैं असल में दिल्ली आया था ग्रेजुएशन के बाद। वकालत पे थोड़ा सा इंटरेस्ट जग गया था, तो वकालत करने के चक्कर में मैं आ गया। और लेकिन जब यहाँ थोड़ी सी स्ट्रगल देखी, करीब 7-8 साल 10 साल लगते हैं पाँव जमने में। और परिवार का, मेरे पिताजी का खासकर पेशे से वो भी एक समय में वकालत किया करते थे। तो 3-4 और परिवार में लोग हैं जो वकालत करते हैं। तो ऐसे मेरा इंटरेस्ट हुआ था कि भाई वकालत करूँगा। लेकिन जब पता चला कि इसमें पाँव जमने में जो है, मेरे 2 मामा हैं वो भी वकालत करते हैं, एक यहाँ दिल्ली में करते हैं। तो बहुत संघर्ष वाला ये काम हमने देखा और लगा कि 8-10 साल लगेंगे। तो घर से एक बात आई कि भाई इतना समय नहीं है, कुछ ऐसा किया जाए ताकि कुछ ऐसा पढ़ा जाए कि पढ़ाई भी हो जाए और साथ साथ में जल्दी से कुछ अच्छा रोज़गार मिल जाए। तो उस समय जो हमारे यहाँ मित्रगण बने तो उन्होंने कहा कि ये MBA की तैयारी करो, कोई अच्छा B स्कूल मिल जाएगा तो अगर वहाँ एडमिशन हो गया तो बाद में नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। तो उन्हीं दिनों मैंने फिर यहाँ MBA की तैयारी करी। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने MBA पास आउट किया। फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ मेरा। चौधरी ग्रुप नाम की एक कंपनी है, वहीं पे मैंने सिक्किम में ही काम किया। वहाँ पे फिर हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि आप अब हमारी हेड ऑफिस है काठमांडू में, नेपाल, वहाँ चले जाइए। तो उसी दौरान कुछ दिन भूटान भी गया वहाँ के काम के सिलसिले में। और फिर नेपाल में काठमांडू में फिर करीब 1.25 वर्ष वहाँ पे काम किया। मैंने MBA मार्केटिंग में करी थी। अच्छा। काम मुझे प्रोक्योरमेंट का मिला था, परचेज का। तो हमें लगता था कि अब मार्केटिंग में करी है तो कुछ बेचना चाहिए, हम तो खरीद रहे हैं। तो फिर हमने एक वहाँ पेंट्स की कंपनी है, पशुपति पेंट्स, तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। इस बार जो काठमांडू है वो आप सब जानते ही हैं कि नेपाल का कैपिटल है और बड़ी अच्छी जगह है। तो वहाँ से फिर मैं तराई में आ गया, अपने जन्म स्थान के निकट। तो जो पहला बड़ा शहर हमारे जन्म स्थान से है वो नेपाल में विराटनगर है। और अगर बिहार की बात करें तो वो फिर पूर्णिया, कटिहार, ये सब जगह आती है। या बंगाल की बात करें तो सिलीगुड़ी है जी। तो वहाँ मुझे मार्केटिंग का काम मिला। तो मुझे लगा कि मैंने इसकी पढ़ाई करी है बेचने की, तो अब मैं कुछ बेचता हूँ। तो फिर वहाँ मैंने ये 1.5 साल वहाँ पे काम किया। वहाँ काम करने से एक फ़ायदा और हुआ कि मैंने जितना घूमा नहीं था नेपाल में, उतना
मतलब पूरा नेपाल घूम लिया मैंने उन 1.5 वर्षों में। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो वैसे ही वहाँ बोलते हैं मेची से महाकाली तक। तो मतलब सिलीगुड़ी बॉर्डर से लेके जो यहाँ का नेपालगंज, जहाँ बुटवल ये गोरखपुर पास पड़ता है, वहाँ फिर ऊपर और ऊपर चढ़ जाते हैं तो लासा एक जगह है चाइना के पास, चाइना बॉर्डर लगता है उससे ऊपर, वहाँ तक जाने का मौका मिला। तो वहाँ काम काज कर लेते थे अपना, और जब काम काज पूरा हो जाता था सब कुछ बेच देते थे। तो फिर से कुछ खरीदने के लिए अपने लिए, मतलब खरीदने का मतलब सामान खरीदना नहीं, मतलब जो आप खुद को पसंद था वो लेने के लिए चले जाते थे, कभी पहाड़ों पे, कभी झरनों पे, कभी बगीचों में। तो वहाँ मज़ा आता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में टीस रहती थी कि इंडिया भारत का वासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, काम नेपाल में कर रहा हूँ, तो ऐसे करते करते नेपाल में ही शायद जीवन निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ करते हैं कि अब भारत का रुख किया जाए, वहाँ काम किया जाए, अपने देश में किया जाए। नेपाल में काम करने के बाद फिर जहाँ मैंने जैसा बताया कि मेरे मन में एक टीस होती थी कि चूँकि भारत का नागरिक हूँ और यहीं पे अपना भविष्य है, तो क्यों ना भारत में ही अपने भविष्य को तलाशा जाए। लेकिन मेरा अनुभव कम था और एक आदत सी हो गई थी कि आप कोई स्थान, किसी स्थान में जाएंगे तो किसी बेहतर जगह ही जाएंगे। तो फिर से तैयारी का दौर शुरू हुआ काम करते करते ही। उसके बाद फिर बैंक में मेरा चयन हुआ 2008, सन 2008 में। तो एक सेकंड जी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। जी जी, बैंक में हम बाद में आएंगे जी। पहले हम चाहते हैं कि आप अपने बचपन की यादों के बैंक में आए। हाँ, बचपन की कुछ यादें बताइए। बचपन की बहुत सारी यादें हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरा जन्म स्थान फॉरबिसगंज है, और बचपन में किताबों की बात भी कर लें, क्योंकि मेरा बचपन बहुत जगह गुजरा है, नेपाल में भी, बिहार में थोड़ा सा गुजरा। तो असल में हुआ क्या कि कोई स्थायी साथी, स्थायी दोस्त जिसको कहते हैं, वो कम थे। हर बार कोई नए स्थान पे जाता था तो वहाँ नए लोग मिलते थे, तो लोगों से बातचीत कम होती थी। तो और चूँकि अब जब नेपाल में पढ़ने लग गया तो वहाँ नेपाली पढ़ाई जाती थी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ। तो लेकिन हिंदी पढ़ने के भी का बड़ा मन करता था। और मैंने ये देखा है कि जो चीज़ आपके पास होती है ना, जो या कोई आदमी, कोई आपका बहुत अच्छा मित्र या कोई बहुत अच्छा साथी या परिवार के लोग जब पास होते हैं तब उसकी अहमियत नहीं होती। जब वो दूर चले जाते हैं तब उसकी अहमियत पता चलती है। उसी तरह से चूँकि मुझे लगता है कि शायद हिंदी में पढ़ नहीं पाता था, इसलिए हिंदी से लगाव हो गया होगा। तो खैर उस समय इतनी समझ नहीं थी। तो मेरे ददिहाल और ननिहाल में एक अच्छी बात ये थी, बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये थी कि उन लोगों को पढ़ने का बहुत शौक़ हुआ करता था। मेरे नाना जी को संगीत और साथ साथ किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, और वो बहुत एकदम सजा के, पुस्तकालय जिसको कहते हैं, उसी तरह सजा के रखते थे। मेरे दादाजी भी बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का शौक़ रखते थे, तो बहुत साहित्य से जुड़ी बहुत सारी पुस्तकें वहाँ होती थी। उसी तरह मेरे पिताजी को भी पढ़ने का शौक़ है। तो एक हमें मिल गया रास्ता कि जो कॉमिक्स होती है जी, और जो चंपक, नंदन, ये सब जो किताबें हैं, ये घर पे आती थी साथ साथ। तो ये सब पढ़ने का बड़ा अच्छा लगता था। अब लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि ये इतना अच्छा लगेगा कि वो कोर्स की किताबें मैं छोड़ दूंगा। अब वो पढ़ता था तो वो उसमें मज़ा नहीं आता था, पढ़ने से जी चुराता था मैं। मतलब 7वीं क्लास जब मैं था या 6ठी क्लास में हूँ, तो अपनी मम्मी से कहता था कि पापा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तो उनको बोलता था कि अब हो गया, अब हमसे ना हो पाएगा, अब 7वीं नहीं पढ़ेंगे। तो वो कहती थी कि 6ठी पास कर लो, फिर 7वीं के लिए पापा से बात करेंगे। तो ऐसे करते करते पढ़ता गया। फिर
तो पिताजी सर्विस करते थे, तो कई बार उनको दिखाने के लिए पढ़ना पड़ता था। तो अब वो देखते थे कि कितने घंटे मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे चोरी की आदत हो गई। चोरी ऐसे हुई कि एक कोर्स की किताब रहती थी, साथ में वो दूसरी किताब रहती थी, उसको तो 2-3 घंटे पढ़ लेता था। तो एक चंपक या नंदन आती थी ना, तो उसको लोग 2-4 दिन 5 दिन में पढ़ते होंगे, मैं उसको 1-1.5 घंटे में पढ़ लेता था। तो उसी तरह से फिर दूसरी किताबें मिली, जो मिली क्योंकि ख़रीद सकते नहीं थे, पैसे होते नहीं थे, समझ भी नहीं थी। धीरे धीरे समझ बढ़ी तो पता चला कि भाई चॉकलेट टॉफ़ी ये सब तो खाते रहेंगे, किताबें भी खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से किताबों से लगाव हो गया। और मेरा जो जन्म स्थान है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का वहाँ जन्म स्थान है। अच्छा। तो उनकी भी कुछ किताबें वहाँ होती थी। जब थोड़े बड़े हुए तो कुछ वो भी पढ़ा। वहाँ मैंने अपने नाना जी के यहाँ मधुशाला पढ़ी और कुछ किताबें पढ़ी। ऑटोबायोग्राफीज़ बहुत होती थी उनके पास में। और फिर जब अपने ददियाल आता था छुट्टियों में, तो हमारे दादाजी भी बहुत अच्छे विद्वान थे, वैद्य विशारद थे वो। तो BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो उनके पास यात्रा वृत्तांत भी होते थे और साथ साथ में बहुत सारी बातें होती थी। तो हमने उनसे पूछा कि आपको ये सब बातें कैसे पता है। तो कई जगह वो जाके आते थे, गए हुए होते थे। कई जगह वो कहते थे कि कई जगह तो गया नहीं लेकिन मैंने पढ़ा है। तो फिर मैं उनसे कहता था कि मुझे भी दीजिए। तो हमारी उम्र के हिसाब से वो कुछ किताबें हमें देते थे, पढ़ता था। फिर वो कहते थे कि जब छुट्टियां हो तभी पढ़ा करना, बाकी अपनी कोर्स की किताबें पढ़ना। तो छुट्टियों में होमवर्क्स मिलते थे, वो मैं क्लास में बनाता था जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी। छुट्टियां जो हैं वो ऐसे बीत जाती थी, या तो कुछ खेलते कूदते, बाकी आम सा बचपन जैसा बीतता है। आम इंसान है, मीडियम क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं। कोई बुआ के बच्चे लोग आते थे तो उनके साथ खेलते थे, ननिहाल जाते थे तो उन लोगों के साथ खेलते थे। ऐसे खेलते कूदते बचपन बीतता था। एक वाकया है जी किताब का। अच्छा। तो चूँकि किताबों पे बात हो रही है तो थोड़ा सा हास्यास्पद है। मैं 11वीं में पहुंच गया, कॉमर्स लिया था मैंने। तो हमारे एक इकोनॉमिक्स टीचर हुआ करते थे, बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे वो इतनी अच्छी पढ़ाते थे, वो बोलते बहुत अच्छा, वक्ता बहुत अच्छे थे और एकदम सटीक बात करते थे, सिर्फ काम की। मतलब इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स की बात करते थे। उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इतना अच्छा होता था कि साइंस और आर्ट्स की जो फैकल्टी जो ये बच्चे होते थे वो भी हमारे क्लास में किसी न किसी बहाने चोरी छिपे आ जाते थे, सिर्फ उनको सुनने के लिए। मैं भी सुनता था उनको। और वो लाइब्रेरी में रहते थे, मैं भी लाइब्रेरी में पाया जाता था कई बार। तो लाइब्रेरी में होने का कारण था कि वहाँ साहित्य से जुड़ी किताबें रहती थी, नेपाल के साहित्य से जुड़ी भी किताबें रहती थी और ग्लोबल भी रहती थी। नेहरू जी की किताबें, एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हालांकि वो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा। कुछ कविताएं होती थी, नेपाली भी होती थी, हिंदी भी होती थी, 2-4 ऑटोबायोग्राफीज़ होती थी। तो ये सब पढ़ता था मैं। और वो टेस्ट लेते थे फिर, तो उनको सुन तो लेता था मैं अच्छे से। और वो कुछ सवाल देते थे, 4 या 5, 6, कभी डिपेंड करता था कैसा टेस्ट है। मंथली टेस्ट लेते थे वो, फिर ये क्वार्टरली भी लेते थे। उसमें तो बहुत तरीके से सवाल किए जाते थे, उसमें जवाब लिखना होता था। तो हमारे कुछ इस तरह के 2-4 मित्र मंडली थी। तो 1-2 लोगों को, हम लोगों को किताबों का शौक़ था, वो खासकर वैसी किताबें जो कोर्स में नहीं हैं। तो वो जब लिखने को कहते थे सवाल, अब सवाल तो आता नहीं क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं। तो उसमें से हमारे जो मित्र थे वो कहते थे कि थोड़ा लंबा लंबा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, कहेंगे यार बहुत लिख दिया है, इसको पास कर दो। तो अब लिखें क्या? तो
सवाल पढ़ते थे उसमें से कुछ शब्द समझ में आ जाते थे कि हाँ ये शब्द है। अब उस शब्द के बारे में थोड़ा बहुत लिखते थे, बाकी जो फिलोसॉफी होती थी साहित्य की, जो जैसी भी समझ में आई हो वो लिख देते थे। तो उसमें एक उनका सवाल था कि बच्चे उनका इन्फ्लेशन पे एक प्रश्न था, महंगाई के लिए क्या कैसे उसको रोका जाए, या महंगाई क्या होती है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसमें हमने इन्फ्लेशन के बारे में तो 2-4 लाइन ही पढ़ी थी, अब 2-4 लाइन से कैसे काम चले। तो हमने लिख दिया कि जो ग्रेजुएट पास है या जो कोई भी डिग्री होल्डर है, या तो वो छोटी नौकरी कर रहा है या फिर ठेले लगा के चाट पकौड़े बेच रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है कभी हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता है, वो जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। उसके जीने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी उटपटांग बातें हमने लिख दी। तो उन्होंने सबका मार्क्स, सबके कितने कितने नंबर आए, उसमें उन्होंने हमारा जो परिचय दिया वो थोड़ा सा हास्यास्पद ज़्यादा था। अब पूरी बात तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक महानुभाव बैठे हैं, तो इनका इन्फ्लेशन पे कुछ और ही राय है, तो अब वो खुद ही उड़ जाएं तो या हम उनका नाम बताएं, तो हम उड़ जाते थे। तो वो कहते थे कि पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो घर वालों के, सबसे पहले तुम कोई पार्टी बनाओ और पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। और तो कहा नहीं सर हम पढ़ते हैं। तो बोले पढ़ते हैं, तुम लाइब्रेरी में तुम्हारे रजिस्टर को हमने देखा है, तो किताबें तो बहुत सारी उठाते हो पर एक भी काम की नहीं। तो तुम या तो कोई दूसरी बात करते, अगर नहीं तुम पार्टी बना सकते हो तो तुम कोई किताब लिखने के लिए बैठ जाओ, ऐसी किताब जिसमें तुम्हारी अपनी थ्योरी हो, अपना ही तुम्हारा वृतांत हो, अपनी ही तुम्हारी राय हो, अपना ही तुम्हारा सवाल हो, अपने ही तुम्हारे जवाब हो। तो फिर हमने उनको मजाक में कहा कि ठीक है सर, कोशिश करेंगे एक दिन हम लिख लें और आपको भेंट करेंगे। तो सर अब दोबारा से बैंक में वापस चलते हैं जी। आप ये बताइए कि बैंक में नोट गिनते गिनते ये कविताएं कहाँ से बनने लग गई, ये कुछ बताइए। कविताएं, जैसा मैंने बताया कि क्या होता है ना कि हर किसी को कोई ना कोई एक साथ मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, मैन इज ए सोशल एनिमल। वो सोसाइटी में रह के चीज़ों को देखता है, परखता है, समझता है, फिर जो भी उसकी समझ होती है, जैसे उसका एक बच्चे की पहली दोस्त उसकी माँ होती है, फिर वो सेगमेंट वाइज बढ़ता रहता है या घटता रहता है या जुड़ता रहता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, फिर किताबें आईं। तो चूँकि जैसा मैंने बताया कि मैं अलग अलग जगहों पे रहा, तो कभी कोई एक स्थायी साथी नहीं मिल पाया। तो किताबों से दोस्ती हो गई, थोड़ा बहुत पढ़ता था इस सब चीज़ों को, फिर कुछ लिखता था। तो जहाँ पढ़ाया जाता था वहाँ पे ये भी बताया जाता था कि अपनी डायरी लिखा करो रोज़। वहाँ से शुरुआत हुई, कुछ और चीज़ें बढ़ी, कुछ देखा, किसी से मिला, किसी से जुला, कोई बात हुई तो उसको लिखता गया। ऐसे करते करते लिखने का दौर चला। तो बैंक से इसकी शुरुआत नहीं हुई। अच्छा। बैंक में शायद ये रुक गया, थम गया। लेकिन कहीं ना कहीं चलता रहा। चूँकि व्यस्तताएं भी होती हैं और चूँकि मीडियम क्लास हम लोग हैं, तो पेट भी पालना है, अपना काम भी करना है, रोज़गार भी है। तो ये कभी थम गया, कभी रुक गया। कई तरह के लोग मिले जीवन में, कुछ अच्छे अनुभव हुए, कुछ खट्टे हुए, कुछ बुरे हुए। उन अनुभवों, उन लोगों या कोई और ज़्यादा लोग नहीं मिल पाने पे, जैसे कोई किसी को कुछ मिलता है ना, कोई जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का दोस्त है, तो उसके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा होता है वो उसको बता देता है। तो फिर वो खाली हो, जैसे कहते हैं ना कि अब मैं हल्का हो गया या हल्की हो गई, अब मैंने सब बता दिया अपना। इस तरह के बातें कम होती हैं, इस तरह के लोग कम मिल पाते हैं, जिसको आप अपना सब कुछ, जैसे भाव होते हैं एक तरह के, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको बेबाकी से बोल पाना
और उतनी ही तन्मयता से उसको लेना मुश्किल होता है। कोई किसी के बारे में बहुत ज़्यादा अगर बातें करें तो कोई कह दे कि भाई ये तो पागल है, कोई कह दे कि तो बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई कह दे कि मतलब कोई भी राय बना सकता है कुछ भी। तो शायद मुझे ऐसे लोग कम मिले हों, तो मैं लिखता था। कभी कहीं किसी नई जगह पे गया तो उस पर लिख दिया, कोई लोग मिले तो उस पर लिख दिया, कुछ समाज के अनुभव हुए, किसी को देख के किसी के परिवार या किसी के अपनी दिनचर्या या मेरे भाव किसी चीज़ के प्रति। जैसे मैंने अभी अपनी एक किताब जो पहला मेरा काव्य संग्रह है, तो मैंने कविता लिखी। तो नदी पे मेरा क्या भाव है, बनारस पे मेरे क्या भाव हैं, किताबों पे मेरे क्या भाव हैं, दोस्त पे मेरे क्या भाव हैं। जैसे है ना कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत मानी जाती है जी। तो मेरा इसका दूसरा भाव भी है कि अगर वो आज के युग में श्री कृष्ण और सुदामा हैं, मतलब एक ऊंचा एक नीचा, तो इनकी दोस्ती कैसे हो पाएगी जब तक वो समानांतर ना हो पाए, मतलब अपने आप को समान न महसूस करे। दोस्ती में सबसे पहले आपको एक दूसरे को समान बनाना पड़ेगा। जहाँ संकोच, कुंठा या किसी भी तरह का मतलब ऐसा विभत्स भाव या कैसा भी भाव नेगेटिव चीज़ अगर आ जाती है तो फिर वो मित्रता नहीं रह पाती। और जैसे नदी नाले हम उसकी बात करते हैं, पेड़ पौधे, तो वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं या उनको देख के हम खुश हों तो क्यों हो, या उनके कट जाने पे हमें दुख हो तो क्यों हो। जैसे किताबें हैं, तो किताबों पे लिखा है कि किताबों के पास से गुजरो तो वो आज मतलब लोगों को पुकारती होंगी, क्या सोचती होंगी, निर्जीव सी वस्तु है पर बहुत कुछ देती है। तो चूँकि इसको लिखने वाले जीवित हैं, मतलब जीवित लोग होते हैं जो इसको लिखते हैं, वो अपने भाव को लिखते हैं जी। तो बस ये भाव हो गए, क्योंकि भाव किसी में भी हो सकता है। वो चाहे वो मतलब कोई लिखा के मतलब ठीक है कि नियति या भगवान या कोई ऐसी शक्ति है जो तय करता है कि किसको क्या करना है, लेकिन सबसे पहले हम तय करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम शादी करते हैं तो वो ईश्वर का बनाया हुआ मतलब कोई फिक्स होता है कि वहीं पे शादी करनी है, या किसी से दोस्ती होती है, मतलब लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इनको मैन मेड रिलेशनशिप बोलता हूँ, मतलब आप बनाते हैं इसको। तो वो रिश्ते आप करते हैं कि भाई हाँ हमें यहाँ करनी है, या हमें ये पसंद, कोई 10-12 लोग देखते हैं, लड़के लड़की को, लड़की लड़के को, फिर वो चयन होता है। या हम दोस्त चुनते हैं, क्लास में 30 बच्चे हैं तो फिर हम उससे दोस्ती करते हैं, उन 2-4 से हम फिर दोस्ती कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम समानताएं ढूंढते हैं जी। तो वो समानताएं अगर मिल जाती हैं तो बोल दी जाती हैं, नहीं बोली जाती तो कोई लिख देता है, कोई किसी ऐसे को फिर कोई ना मिला तो वो पढ़ लेता है। तो बस ऐसे ही किताब बन जाती है। अखिलेश जी, जो आपका प्रथम काव्य संग्रह है जी, किश्तों में आदमी जी, उससे 2-4 पंक्तियां अगर आप सुना देते जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुना दूंगा। चूँकि किताबों पे बात हुई थी हाँ। तो एक आध पंक्ति किताबों पे सुनाता हूँ पहले। बिल्कुल। तो किताबों का क्या है, अब तो वो भी सुस्ताया करती है, पास से गुजरो तो दबी आवाज़ में बुलाया करती है, नज़रें मिल जाएं तो बेचारी बड़ी हसरतों से देखा करती है, गुजरे दिन याद किया करती है, किस्सा पुराना दोहराने की आरजू रखती है। अब कहाँ इनसे पहले जैसी मुलाकातें हुआ करती, जद्दोजहद में ही दिन निकल जाते और रात किसी और ही सुरूर में कटा करती। ये भी बेचैन रहा करती है, इनकी भी रातें अब तन्हाई में ही बिता करती। ये सोबत में गुजरा वक्त खूब याद किया करती। क्या बात है, क्या बात है। जिस तरीके से आपने किताबों को एक जीवन रूप दिया है वो इसके पीछे सर एक भाव है। भाव ये है कि किताबें निर्जीव हैं, पर कोई जिसने लिखा हो वो जीवित हुआ करता होगा उस समय, उसके जीवित भाव हैं ये। तो बस ऐसे ही नहीं एक तो बहुत
आनंद आया और मैं आपकी ये पूरी किताब पढ़ूंगा। जी और जो हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी ये किताब आपकी कविताएं पढ़ना चाहेंगे। जी तो जरूर। आप बता सकते हैं कहाँ पे उपलब्ध है? मेरी किताब इसके जो प्रकाशक हैं वो राजमंगल प्रकाशक हैं। जी जी, एक बार कवर दिखा देते हैं। राजमंगल प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, आगरा से हैं वो, और ऑनलाइन उपलब्ध है ये किताब। अच्छा, विभिन्न माध्यम हैं उसमें उपलब्ध हैं। बहुत बढ़िया। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जी जी, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो अखिलेश जी, आपकी यात्रा सुनकर, हमें देखकर बहुत आनंद आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और सच बताएं तो मैंने पहली बार कोई ऐसा बैंक कर्मी देखा जो इतना सुंदर मीठा बोलता है। वरना बैंक कर्मियों के साथ हम सबका कुछ हाँ, क्या बोले कुछ। जी जी जी, आप शायद मैं बैंक के बाहर हूँ इसलिए मीठा बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसे अमूमन चूँकि क्या होता है ना कि किसी का परिचय फिक्स नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे आपका ये शो है यात्रा, उसी तरह हर एक इंसान की अपनी एक यात्रा होती है। ठीक है कि वो कहीं कुछ लिखा के लाता होगा या उसका भविष्य होगा, भाग्य होगा, लेकिन उसके पास में एक, जैसे हम गीता में कहते हैं ना कि भगवान आपको बताते हैं कैसे क्या करना है, पर आपके डेली ऑपरेशंस में, आपके काज में इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो आप खुद तय करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। वो आप हर एक आदमी अपने विवेक से करता है। तो जैसे बैंक कर्मी बनना था तो तय नहीं था कि बैंक कर्मी बनूंगा, इरादा कुछ और था, कुछ और हो गया। लिखना कुछ और था, लिख भी कुछ और दिया है। तो अब शायद कुछ और लिखूंगा। तो बस ये यात्रा है बेसिकली। तो वो बस वो चलती रहती है। तो कोई फिक्स नहीं है कुछ। आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। थोड़ा बहुत नाटक देखता हूँ और ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि मैं अब उन नामचीन लोगों में से तो नहीं हूँ। खैर मैं नामचीन आम हूँ, लेकिन मैं वैसा आम हूँ जो एक बहुत बड़ी शख्सियत से आज मिला है। नहीं और चूँकि साहित्य से लगाव है तो जाहिर है कि आपसे तो बहुत लगाव होगा। तो अब आगे मैं आपका काम देखने आऊँगा, बिल्कुल आपसे मिलने आता रहूँगा। और बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का कार्यक्रम अंत करते हैं उसका, कि आप और किताबें लिखें और कविताओं के साथ कहानियां लिखें, और आपकी जर्नी जैसे अभी खूबसूरत चलती रही है वैसे ही और खूबसूरत चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।